description of the processes, system, policy in place to ensure that all the transactions on a particular date are correctly entered in the registers, FLM और सिस्टम। देखिए अब यहाँ पे आपके रेगुलेटर साहब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप लिख के दीजिए कि आपकी कौन सी पॉलिसीज आपके ऑफिस में इम्प्लीमेंटेड है जो ये बात सुनिश्चित करती है कि आपके यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही तरीके से हर रोज़ अपडेट किए जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस समझाता हूँ। एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर हैं अगर, और उनके यहाँ पे प्रथा है कि उन्होंने पार्ट टाइम अकाउंटेंट साहब को रखा हुआ है। अब वो क्या करते हैं, रोज़ अपने बिल सेल के परचेज के मैनुअली बनाते रहते हैं। पार्ट टाइम अकाउंटेंट साहब हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार आते हैं और सारे बिल चढ़ा देते हैं उनके बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे उनके FLM रजिस्टर्स बन जाते हैं। तो ये गलत प्रथा है एक, क्योंकि रिजर्व बैंक के तहत इनकी मास्टर डायरेक्शंस के हिसाब से आपके रिकॉर्ड्स हर पल हर वक्त अपडेटेड होने चाहिए। और यही सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस पॉलिसी के तहत ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स हर वक्त हर पल अपडेटेड हैं। तो वो आपको पॉलिसी यहाँ पे लिखनी है, आपके रिकॉर्ड्स हर वक्त अपडेटेड होने चाहिए। अगला सवाल आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेसेस system in place to ensure that the sale या remittance of foreign exchange is carried out as per the extent FEMA guidelines related to the purpose of transaction limits etc. इस क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम इसमें, जिसमें बोला जाता है whether sale or remittance of foreign exchange in the form of foreign currency notes, coin, prepaid card, travel checks to eligible travelers is as per the entitlement indicated in the foreign exchange management rules 2000 and master direction of the remittance facilities। देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स के शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को 2.5 लाख US से ज़्यादा आप करेंसी नहीं बेचेंगे, इन पर्पसेस के लिए भेजेंगे। तो ये पूछ रहे हैं वेदर जो भी आप सेल कर रहे हैं वो एलिजिबल यूजर्स को एलिजिबल कामों के लिए और एलिजिबल लिमिट्स के अंतर्गत करी जा रही है या नहीं करी जा रही। हाँ या ना का जवाब देना आपने। पहले तो आप ये बताएंगे कि हमारे यहाँ पे ऐसी कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है जिसकी वजह से हम FEMA के पूरे नियमों के हिसाब से अपनी करेंसी सेल करते हैं। फिर आप बताएंगे कि जो सेल आप कर रहे हैं क्या वो सेल FEMA के नियमों के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही है, अदर रेमिटेंस में जो स्पेसिफाइड पर्पसेज है उसके हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। वेदर फॉरेक्स इज सोल्ड ओनली फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस विजिट अब्रॉड। देखिए फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे करेंसी बेचते आ रहे थे पिछले कुछ समय में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप लिख के दीजिए कि आप प्राइवेट और बिजनेस वीज़ा पे ही करेंसी बेचते हैं, इसके अलावा कोई और टाइप ऑफ वीज़ा तो आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट वीज़ा की डेफिनेशन और बिजनेस वीज़ा की डेफिनेशन मास्टर डायरेक्शन में प्रॉपरली लिखी हुई है। प्राइवेट का मतलब है टूरिज्म, घूमने फिरने व्यक्ति जा रहा है। बिजनेस विजिट का मतलब है कि ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, मीटिंग के लिए जा रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है, चेकअप कराने के लिए जा रहा है, अटेंडेंट जा रहा है, उनके खर्चों के लिए जा रहे हैं पैसे, तो ये सब बिजनेस विजिट में कवर्ड है। इनके अलावा आप कोई सेल नहीं करेंगे। अगर करी है तो लिखेंगे कि हाँ हमने करी है, नहीं है तो ना नहीं लिखेंगे आप। वेदर रेमिटेंस इज अलाउड ओनली फॉर द पर्पसेस परमिटेड टू AD2 ने जो रेमिटेंसेज करी हैं स्टूडेंट वीज़ा में, तो वही आप लिखेंगे कि आपने उन सब का पालन किया है या नहीं किया है। ये AD2 को भी फॉर्म भरना है। अगला पॉइंट आता है वेदर एनी इंस्टांस फॉर सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रैवल टू नेपाल एंड भूटान वो एप्लीकेबल टू बोथ FFMC एंड AD2। देखिए फॉरेन एक्सचेंज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस रूल्स के शेड्यूल 3 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आप प्राइवेट विजिट अगर एक व्यक्ति नेपाल और भूटान जा रहा है तो यहाँ पे आप करेंसी इशू नहीं करेंगे उसको। और मास्टर डायरेक्शंस में भी ये बात लिखी हुई है कि आप भूटान और नेपाल वाले व्यक्ति को, जाने वाले व्यक्ति को कोई करेंसी इशू नहीं करेंगे। तो ये नियम FFMC पे भी एप्लीकेबल होता है और AD2 पे भी एप्लीकेबल होता है। तो आपको ये देखना है, अपने सिस्टम को चेक करना है, नेपाल जाने वाले व्यक्ति को कोई करेंसी तो नहीं सेल करी हुई है आपने, अगर की है तो यहाँ पे हाँ लिखिए, नहीं तो ना लिखिए। वेदर एनी इंस्टांस फॉर एक्सेप्टिंग कैश अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज इक्विवेलेंट टू 50,000 एंड अबव फॉर अ सिंगल जर्नी और वेदर सिंगल
ड्रॉल और मल्टीपल ड्रॉल। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट इन्होंने पूछे हैं। आपको ये बात भली बात ही पता है कि जब आप करेंसी सेल करते हो तो 50,000 रुपये भी कैश लेना आपको अलाउड नहीं है। आप 50,000 से कम ही कैश लेंगे। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति से एक बार पेमेंट आपने 40,000 कैश ले लिया और फिर उसने बैलेंस बैंक में कर दिया। तो अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो आप यहाँ पे येस और नो लिख के अपना जवाब दे सकते हैं। वेदर एनी इंस्टेंस फॉर नॉन अडेरेंस टू द गाइडलाइंस ऑफ मनी चेंजिंग इन केस ऑफ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फॉरेक्स। देखिए डोर स्टेप डिलीवरी के अंदर कुछ नियम बताए गए हैं जो मास्टर डायरेक्शंस और मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़ में लिखे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी में सबसे पहला नियम तो जो मुझे भी याद आ रहा है वो यही है कि आपको अपनी बिलिंग अपने ऑफिस से करके निकलना है और कस्टमर के यहाँ पे पहुंच के उसके हाथ में डॉक्यूमेंट देने हैं। तो और उसके पास उसके हाथ में जाके करेंसी देनी है आपने। तो डोर स्टेप डिलीवरी का कोई भी आपके यहाँ नियम उल्लंघन का पालन छूट तो नहीं रहा। और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि डोर स्टेप डिलीवरी के नियम क्या है। मास्टर डायरेक्शंस ऑफ मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़ का आखिरी पेज है जिसके अंदर डोर स्टेप डिलीवरी का पॉइंट लिखा हुआ है। आप प्लीज़ विशेष तौर पर उसका ध्यान रखें। वेदर पैन कार्ड इज मैंडेटली ऑब्टेन फ्रॉम ऑल रेजिडेंट्स एंड पासपोर्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट। देखिए जब आप नॉन रेजिडेंट को करेंसी बेचना तो अलाउड है ही नहीं। नॉन रेजिडेंट से करेंसी खरीदेंगे तो पासपोर्ट लेंगे, रेजिडेंट से करेंसी खरीदेंगे या बेचेंगे यू नीड पैन कार्ड इन ऑल केसेस। देखिए बेचने पे तो पैन कार्ड मुझे चाहिए ही चाहिए, आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए नॉन रेजिडेंट को तो आप करेंसी बेच ही नहीं सकते, करेंसी खरीदेंगे उनसे तो पासपोर्ट लेंगे, और रेजिडेंट को करेंसी बेचेंगे तो पैन कार्ड लेंगे। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए और इस वाले पॉइंट का भी आप जवाब दे सकते हैं। वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर एनकैशमेंट सर्टिफिकेट एज एंड व्हेन इशूड इज मेंटेन। देखिए रिजर्व बैंक के हिसाब से, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से आपको पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने चाहिए अपने पास, और एनकैशमेंट सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपरली मेंटेन करने हैं। तो आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और उसी हिसाब से आप इसका जवाब दीजिए।